उपराष्ट्रपति का रण एनडीए वर्सेस इंडी गठबंधन। इस खबर पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि ट्रेंड्स में वो कौन कौन सी खबर है जिस पर हमारा फोकस रहेगा, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही है। तमाम खबरें इस वक्त स्क्रीन पर है। बात होगी एनडीए वर्सेस इंडी गठबंधन की, यानी उपराष्ट्रपति के रण की। साथ ही हम बात करेंगे चीन भारत की दोस्ती की भी, साथ ही हम बात करने वाले यूएस पाक की नई चाल की भी, जिसका हिस्सा भारत करने वाला है। साथ ही हम बात करेंगे पुतिन ट्रंप ज़ेलेंस्की की, यानी युद्ध या सशर्त शांति। सवाल ये, इस पर भी बात होगी और साथ ही हम आपको अलग अलग जगहों से अपडेट देंगे जो इस वक्त बादल फोड़ मुसीबत आ गई है। क्या भी ग्राउंड पर सिचुएशन है, हर एक तस्वीर के जरिए आपको अपडेट देंगे। और साथ ही हम बात करने वाले हैं अमेरिका में गैंगस्टर, यानी गुरुग्राम में जो हाल ही में हिमाकत हुई है, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए जल्दी से देख लेते हैं एक्स पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं एक्स पर वो खबर जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। तो यहाँ पर कई सारे हैशटैग्स आपको नजर आने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। यहाँ आपको नजर आएगा ये सीपी राधा कृष्णन इस वक्त काफी ट्रेंड कर रहा है। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश में राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। दरअसल एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधा कृष्णन के नाम के ऐलान के बाद विपक्ष भी अपने संभावित उम्मीदवार के नाम पर मंथन कर रहा है और रणनीति भी बना रहा है। तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की है और एनडीए उम्मीदवार के लिए विपक्ष से समर्थन भी मांगा है। हालांकि इंडी ब्लॉक चुनाव को लेकर आज रणनीति के लिए एक बैठक करने वाला है। इस बीच चुनावी समीकरणों और नंबर गेम ने इस मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। अब आपके लिए समझना जरूरी है कि आखिरकार आंकड़े क्या कहते हैं। चुनाव के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार कुल 782 सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के पात्र हैं, जिनमें 542 लोकसभा और 240 राज्यसभा के हैं। चुनाव में बहुमत के लिए 392 सांसदों की जरूरत होगी। वहीं सरकार के पक्ष में 427 सांसदों का समर्थन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 293 लोकसभा और 134 राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। इसके इतर विपक्ष के पास 355 सांसदों का गणित है, जिसमें 249 लोकसभा और 106 राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। हालांकि इनमें से 133 सांसदों का समर्थन किसे हासिल होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष के बीच जोर आजमाइश हो रही है। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एमके स्टालिन से भी बातचीत की है। उधर इंडी गठबंधन को होने वाली बैठक में इस नंबर गेम पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि एक मीटिंग होने वाली है जिसमें रणनीति तय की जाएगी। कांग्रेस और अन्य दलों के जो नेता हैं अपने उम्मीदवार को मजबूत करने और सरकार के नंबर गेम को चुनौती देने की रणनीति बना सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ सरकार अपने सहयोगियों के साथ मिलकर विपक्ष की कोशिश को कमजोर करने में लगी हुई है। अब आपके लिए देखिए समझना बहुत जरूरी है कि पूरा नंबर गेम किस तरह का है। पहले अगर लोकसभा की बात करते हैं, 542 सांसद हैं, सरकार के साथ है 293, विपक्ष की बात करें 249 है। अब राज्यसभा की अगर बात करें 240 सांसद में से सरकार के साथ 134 है, विपक्ष की बात करते हैं 106 है। इस समीकरण में साफ दिखता है कि सरकार समर्थित उम्मीदवार को विपक्ष पर बढ़त हासिल है, क्योंकि उनके पास बहुमत से ज्यादा यानी 427 सांसदों का समर्थन है। वहीं विपक्ष 355 सांसदों के साथ थोड़ी दूरी पर है। अब देखना यह होगा कि क्या विपक्ष एकजुट रह पाता है या कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग कर सरकार समर्थित उम्मीदवार की राह आसान कर देंगे। अब आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि सीपी राधा कृष्णन आखिर कौन है। तमिलनाडु के तिरुप्पुर में 20 अक्टूबर 1957 को जन्मे चंद्रपुर पोन्नुसामी राधाकृष्णन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। राधाकृष्णन ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत आरएसएस और जनसंघ से की। वो 1998 और 1999 में कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद चुने गए। 2003 से 2006 तक तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। राजनीतिक सफर की अगर हम बात करते हैं तो सीपी राधाकृष्णन फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल रहे।
इसके अलावा मार्च से जुलाई 2024 तक तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार और मार्च से अगस्त 2024 तक पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी इन्होंने संभाला है। 31 जुलाई 2024 से वो महाराष्ट्र के राज्यपाल पद पर आसीन है। कई इन्होंने कार्य किए हैं। बीजेपी तमिलनाडु अध्यक्ष रहते हुए 2004-2007 के दौरान सीपी राधाकृष्णन ने 93 दिन की रथ यात्रा निकाली, जिसका उद्देश्य नदियों को आपस में जोड़ना, आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता और साथ ही अस्पृश्यता उन्मूलन था। संसद में वो वस्त्र उद्योग पर स्थायी समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। साथ ही कई वित्तीय और सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़ी समितियों में सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई। यहाँ वीओ चिदंबरम कॉलेज कोयम्बटूर से बीबीए की डिग्री हासिल इन्होंने की है। समझने की जरूरत यह है कि आखिर सीपी राधाकृष्णन का नाम ही क्यों, क्या दांव खेलने की कोशिश की गई है। दरअसल यहां से एक संदेश निकलेगा 2026 को लेकर, जिसकी चुनावी रणनीति के तौर पर उनका नाम देखा जा रहा है। तमिलनाडु से वो आते हैं और 2026 में तमिलनाडु के अंदर चुनाव है। अब कहीं ना कहीं दक्षिण को साधने की भी कोशिश की गई, क्योंकि उत्तर की तुलना में दक्षिण भारत में बीजेपी की स्थिति कमजोर है और इसीलिए उपराष्ट्रपति को दक्षिण से चुनकर संतुलन की कोशिश की गई है। साथ ही स्थानीय दलों को संदेश देने की कोशिश भी है। दिल्ली में दक्षिण भारत की भागीदारी बढ़ रही है और इसी वजह से यहां जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि ओबीसी वर्ग से ही राधाकृष्णन आते हैं और इसीलिए पार्टी कहीं ना कहीं उन पर दांव लगाने की कोशिश कर रही है। आइए अब आगे बढ़ेंगे, जल्दी से कुछ और खबरें देखेंगे और अब देखते हैं फेसबुक पर वो कौन सी खबर है जो ट्रेंड कर रही है। चीन भारत की दोस्ती, स्पष्ट संदेश, मजबूत नीति। दरअसल चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर आ रहे हैं और 3 दिवसीय उनका ये दौरा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटना है जो भारत चीन रिलेशंस में तनाव और सहयोग के जटिल मिश्रण को दर्शाती है। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के बीच सीमा विवाद, विशेष रूप से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा की बहुत ज्यादा नीड है। वांग यी की भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य सीमा विवाद पर चर्चा और शांति स्थापना के उपाय को मजबूत करना है। दरअसल ये यात्रा हाल के सालों में भारतीय चीन रिलेशंस में आए उतार चढ़ाव के बाद हो रही है, जिसमें 2020 का गलवान घाटी संघर्ष एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके बाद दोनों देशों ने देपसांग और डेमचोक जैसे क्षेत्र में गश्ती अधिकारों को बहाल करने के लिए समझौते भी किए, जो अक्टूबर 2024 में हुए थे। इस यात्रा में कई अहम मुद्दे हैं जिन पर बात होने की संभावना है, जैसे सीमा पर शांति और स्थिरता, वांग यी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता, एलएसी पर तनाव कम करने और विश्वास निर्माण उपाय को बढ़ाने पर केंद्रित रहने वाली है। द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की कोशिश होगी, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी वो मीटिंग करेंगे और बैठक का उद्देश्य रहेगा व्यापार, निवेश और लोगों से लोगों के संपर्क जैसे क्षेत्र में सामान्यकरण को बढ़ावा देना। हाल ही में भारत ने चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा फिर से शुरू किए हैं और साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से खोलने पर दोनों के बीच सहमति भी बनी है। इसके तहत क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी सहयोग को बढ़ाने पर कोशिश रहेगी। दोनों देश ब्रिक्स और एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग करते हैं। ये यात्रा इन मंचों पर समन्वय और वैश्विक शासन, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर सहमति की संभावना को तलाश सकती है। इसके अलावा एएनसी यानी आसियान नजदीकी सहयोग, इसके संदर्भ में भारत और चीन के बीच दोस्ती का विचार क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आसियान देश भारत और चीन को क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में देखते हैं और उनकी दोस्ती या फिर तनाव का असर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की भू राजनीति पर जरूर पड़ता है। क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान को बढ़ावा देने पर यहां फोकस रहेगा। जब बातचीत होगी भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व आसियान देशों के लिए सकारात्मक संदेश देता है। ये क्षेत्रीय व्यापार, समुद्री सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता को बढ़ावा देता हुआ भी नजर आता है। तो कुल मिलाकर ये तमाम वो मुद्दे यहाँ पर रहेंगे जिन पर कहीं ना कहीं जब वार्ता होगी तो फोकस रहने वाला है। आइए अब आगे बढ़ेंगे, जल्दी से देखते हैं व्हाट्सएप पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। यूएस पाक की नई चाल की बात करेंगे। दरअसल
भारत के खिलाफ जारी अमेरिका की टैरिफ लगाने की प्रेशर टैक्टिक्स के बीच एक तरफ अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती गहरी हो रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के हुक्मरान भारत को युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। इस बीच अमेरिका का एक स्टेटमेंट आता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ये कहते हैं कि उनका देश भारत और पाकिस्तान के बीच हो रही गतिविधियों पर हर रोज नजर रखता है, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच संघर्ष विराम बहुत जल्द टूट सकता है। रूबियो यहां पर यह भी कहते हैं कि युद्ध विराम का एकमात्र तरीका यह है कि संघर्षरत पक्ष एक दूसरे पर गोलीबारी बंद करने पर सहमत हो, और रूस अभी तक इस पर सहमत नहीं हुआ है। इसके अलावा मैं ये भी कहूंगा कि संघर्ष विराम की एक जटिलता यह है कि उसे बनाए रखना होता है, जो बहुत मुश्किल है। मेरा मतलब है, हम हर रोज इस बात पर नजर रखते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच क्या हो रहा है, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच क्या हो रहा है। अब मार्को रूबियो ने जो स्टेटमेंट दिया, जिस तरह से उनका स्टेटमेंट आया, वो कई और संकेतों को भी पुख्ता करता है, जो इशारा करते हैं कि अमेरिका की शाह पाकिस्तान के इरादों को बुलंद कर रही है, और इसी की वजह से पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। लेकिन भारत का रुख साफ है कि भारत पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। साथ ही अमेरिका की प्रेशर टैक्टिक्स के आगे भी भारत हरगिज नहीं झुकेगा। दरअसल अमेरिका भारत पर प्रेशर क्रिएट करके ट्रेड करना चाहता है। अमेरिका की यह कोशिश है कि वो भारत के साथ ट्रेड डील करके भारत के बाजार में अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट को फुल एक्सेस दिला पाए। अगर ऐसा होता है तो भारत के किसानों को अपने ही देश में अपने उत्पादों को बेचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जिसके चलते ही भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत के लिए अन्नदाता के हित सर्वोपरि है। भारत कभी भी ऐसी कोई ट्रेड डील नहीं करेगा जिससे भारत के किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उत्पादों को विदेशी उत्पादों के आगे अपने ही देश में संघर्ष करना पड़े। और इसी वजह से क्लियरली एक बहुत बड़ा संदेश अमेरिका को भारत दे चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अमेरिका को यह संदेश दे चुके हैं। आइए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें देखते हैं, और अब एक बार फिर से देखते हैं ट्रुथ पर कौन सी खबर ट्रेंड कर रही है। पुतिन ट्रंप ज़ेलेंस्की, युद्ध या सशर्त शांति। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए मध्यस्थता की कोशिश तेज कर दी। हाल ही में ट्रंप ने पुतिन की डोनेट्स्क क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण की मांग को ज़ेलेंस्की तक पहुंचाया, लेकिन यूक्रेन ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। अब ट्रंप 22 अगस्त को अलास्का में पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने की योजना पर काम कर रहे हैं, जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। 22 अगस्त को त्रिपक्षीय बैठक की योजना है। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए 22 अगस्त को ही अलास्का में एक त्रिपक्षीय बैठक प्रस्तावित की है, जिसमें पुतिन ज़ेलेंस्की को आमंत्रित किया गया है। इस बैठक का मकसद युद्ध विराम और शांति वार्ता को आगे बढ़ाना है। ट्रंप का यह कहना है कि वो दोनों नेताओं को एक मंच पर लाकर युद्ध को समाप्त करने की दिशा में काम करना चाहते हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की ने इस मीटिंग में शामिल होने पर संदेह जताया है और यूरोपीय नेताओं का समर्थन भी मांगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति की अलास्का में वार्ता के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्रंप के ऐतिहासिक शांति समझौते के लिए यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने की पेशकश की सराहना की। साथ ही उन्होंने व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ अपनी मुलाकात से पहले यह क्लियर कर दिया है कि यूक्रेन अपनी अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करने वाला और वो अपनी शर्तों पर युद्ध रोकने के लिए ही तैयार होंगे। इसी बीच यूरोपीय देशों ने भी यूक्रेन का समर्थन यहां पर किया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जब ये मीटिंग होगी तो आखिरकार इस मीटिंग से क्या आगे होता है, क्योंकि सभी की निगाह इसी बात पर टिकी हुई है कि क्या दोनों कंट्रीज के बीच में कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा। आइए अब आगे बढ़ेंगे, यूट्यूब पर जल्दी से देखते हैं कौन सी खबर ट्रेंड कर रही है। बादल फोड़ मुसीबत, पहाड़ तोड़ के है। दरअसल कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त देश के उन पहाड़ी राज्यों का है जहां कुदरत रौद्र रूप दिखा रही है। पहाड़ों पर कुदरत का क्रोध बरस रहा है। कहीं बाढ़ बारिश ने लोगों की जिंदगी पर खतरा ला दिया है, तो कहीं चटकती चट्टानें और दरकते पहाड़ लोगों के दिलों में खौफ भर रहे हैं। इन सब के बीच
लगातार बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, जो लोगों को दहशत में डाल रही है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। इस बार तबाही जम्मू कश्मीर के कठुआ में मची है। कठुआ में बादल फटने के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के मद्देनजर जनजीवन अस्त व्यस्त है। जम्मू क्षेत्र के 10 जिले हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी है। आपको यह भी बता दें कि पिछले 4 दिनों में किश्तवाड़ जिले के चिसोती गांव और कठुआ जिले के जोध घाटी और जंगलों वाले क्षेत्र में बादल फटने की 3 घटनाओं में करीब 68 लोगों की जान जा चुकी है और 122 लोग हैं जो घायल हो चुके हैं। हालात यहां पर इस तरह के इस वक्त बने हुए हैं। हिमाचल की बात करते हैं तो यहां पर भी हालात कुछ इसी तरह के बने हुए हैं। चारों तरफ तबाही ही तबाही इस वक्त नजर आ रही है। आइए आगे बढ़ते हुए जल्दी से देखते हैं इंस्टा पर कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। तो इंस्टा पर भी देख लेते हैं।